अक्टूबर की शाम जल्दी शहर पर छा गई थी। सड़कों, मकानों, दुकानों और बंगलों में रोशनियां हो रही थीं। अगरचे आसमान पर अभी तक गुरूब होते हुए सूरज की रोशनी मौजूद थी। हमारी ट्रेन को दिल्ली ही से तैयार होना था। उसने आधा घंटा देर कर दी। मेरी सीट फर्स्ट क्लास में बुक थी। मैंने प्लेटफॉर्म से एक फिल्मी रिसाला खरीदा और अपनी सीट पर नीम दराज होकर उसका मुताला करने लगा। कंपार्टमेंट में एक मियाँ बीवी भी आकर बैठ गए थे। दोनों नौजवान थे और हिंदू थे। लड़की ने गहने पहन रखे थे और माथे पर सुर्ख बिंदी लगी थी। नौजवान ने प्रणाम करते हुए अपना नाम प्रकाश बताया और बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ उसके मैके नागपुर जा रहा है। मैंने उसे सरसरी अंदाज में बताया कि मैं भी नागपुर में अपने बड़े भैया जी से मिलने जा रहा हूँ। इससे ज्यादा मैंने उनसे कोई बात न की। मैं अपने रिसाले में मुनहमिक हो गया। कंपार्टमेंट की चौथी सीट खाली थी। गाड़ी चलने लगी तो एक मोटा सिख अपने सामान के साथ कुली को गालियां देता दाखिल हुआ। वो कुली की तरफ 2 रुपए फेंक कर बोला, नठ जाओ इत्थों, नहीं ते तां गुड़ छड्डांगा तेनू। कुली ने 2 रुपए उठाए और बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर गया। ट्रेन अपने सफर पर रवाना हो गई। रात को मोटे सिख ने अटैची केस से दारू की बोतल निकाली और उससे शुगल करने लगा। दारू पीकर उसने बोलियां गानी शुरू कर दी। हिंदू पति पत्नी बेचारे सहमे बैठे थे। हिंदू लड़का खामखा हंस हंस कर सिख की हर अच्छी बुरी बात का जवाब दे रहा था। सरदार जी बड़े मूड में थे। मेरी तरफ भी उन्होंने तवज्जो फरमाई और अपने जूड़े को सर के दरमियान बांधते हुए बोले, लाला जी तुम तो बाऊ साहब हो, कित्थे जाना है। मैंने बड़ी मुश्किल से सरदार जी को हैंडल किया। फिर सरदार जी सो गए। नागपुर का सफर काफी लंबा था। बहरहाल किसी न किसी तरह ये सफर भी कट गया। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि मैं उसी रूट पर से गुजरा था, मगर उस वक्त मैं अपनी हालत में नहीं बल्कि एक सिख के भेस में था। नागपुर के बड़े रेलवे जंक्शन पर ट्रेन रुकी तो मैं ब्रीफकेस उठाए बाहर प्लेटफॉर्म पर निकल आया। मेरी निगाहें अपने महकमे के उस आदमी को तलाश कर रही थी जिसकी तस्वीर मुझे वर्मा साहब ने अपने ऑफिस में दिखाई थी। आखिर उस शक्लो सूरत का आदमी मुझे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसने आते ही मुझे प्रणाम किया और बोला, साहब सवारी ले आया हूँ, पधारिए। रेलवे स्टेशन के बाहर एक जाने पुरानी सी एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। हम गाड़ी में बैठकर एयरफोर्स के एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। वो सारा रास्ता खामोश रहा। उस वक्त सुबह हो चुकी थी और नागपुर के आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। बाजारों और घरों में जिंदगी के मामूलात आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे थे। नाश्ता मैंने ट्रेन में ही कर लिया था। शेव भी कर ली थी। शहर से बाहर काफी दूर निकल आने के बाद गाड़ी इंडियन एयरफोर्स के अहाते में दाखिल हो गई। गेट पर गाड़ी को रोका गया। गार्ड्स ने मेरा आईडी कार्ड देखा और गाड़ी को इशारे से अंदर दाखिल होने की इजाजत दी। ये एक गैर मारूफ सा वीरान एयरपोर्ट था। दाएं जानिब एक बहुत बड़ा हैंगर था। सामने की तरफ एयरफोर्स की 2 वैगनें खड़ी थी। हमारी गाड़ी भी वहीं जाकर खड़ी हो गई। ड्राइवर अंदर सीट पर ही बैठा रहा। एक जानिब से एक वर्दी पोश गहरी सांवली रंगत वाला आदमी लंबे लंबे डग भरता हमारी गाड़ी के पास आया। झुककर उसने मुझसे आईडी कार्ड तलब किया। मैंने जेब से कार्ड निकाल कर दिखाया। उसने अंग्रेजी में कहा कि मेरे साथ आओ प्लीज। छोटा सा ट्रांसमीटर उस वक्त भी मेरी जेब में ही था। गोया ये एक एटम बम था जो किसी भी वक्त फट सकता था, मगर मैं अपने आसाब अपने काबू में रखे बड़े एतमाद और यकीन के साथ कदम उठाता जा रहा था। अगरचे कोट की अंदरूनी जेब के अंदर जहां ट्रांसमीटर छुपा था उसके नीचे मेरा दिल किसी वक्त अचानक तेज तेज धड़कने लगता। कुछ फासले पर रनवे पर एयरफोर्स का एक छोटा तैयारा खड़ा था। हम उसी तरफ जा रहे थे। मुझे सिर्फ एक ही डर लगा था कि अगर तैयारे में सवार होने से पहले इन लोगों ने किसी तरह मेरी तलाशी ले ली या डिटेक्टर लगाकर मेरी स्क्रीनिंग शुरू कर दी तो क्या होगा। जहरीला सिगार मैंने ब्रीफकेस में कागजात के नीचे रखा था। उसकी मुझे इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि पहली नजर में उसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसमें इंतहाई जुद असर जहर भरा हुआ है। अगरचे यहाँ मेरी जेब में से खुफिया ट्रांसमीटर बरामद कर लिया जाता तो मेरे लिए फरार की राह नहीं थी। आखिर ये सोचकर मैं अपने दिल को तसल्लियां देने लगा कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं कह दूंगा कि ये मुझे महकमे की तरफ से दिया गया है, क्योंकि मेरा मिशन ही ऐसा है कि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये 2 इंजनों वाला बोइंग तैयारा था। अंदर 50 के करीब आदमियों के बैठने की जगह थी, लेकिन अमले के अरकान और मेरे सिवा वहाँ कोई और आदमी नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। तैयारे में दाखिल होते वक्त मेरी तलाशी नहीं ली गई थी। पायलट सिख था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और अपनी मौजूदगी में तैयारे में सवार करवाया। फिर सीढ़ी हटा दी गई। दरवाजा बंद कर दिया गया और तैयारे ने रनवे पर दौड़ते हुए हवा में उड़ान भरी और फजा में बुलंद होता चला गया। मैंने खिड़की में से नीचे देखा। नागपुर शहर के मकानात और कारखानों की चिमनियां और पार्कों के दरख्त छोटे होते जा रहे थे। नागपुर हिंदुस्तान के वस्त में है और कन्याकुमारी हिंदुस्तान की जनूबी तिकोन की आखिरी बंदरगाह है। एयरफोर्स का बोइंग तैयारा हैदराबाद, दक्कन, बेंगलोर और मजूरा के ऊपर से होता हुआ 3.5 घंटे में कन्याकुमारी के बहरिया के एयरपोर्ट की वीरान सी पट्टी पर उतर
उतर गया। यहाँ कस्टम इंस्पेक्टर नाथन मुझे लेने आया हुआ था। काली रंगत, गुलाबी आंखें, घुंघराले स्याह बाल, दुबला पतला, छोटी छोटी मूछें, आंखों में इंतहाई तेज चमक। उसको भी मेरी तस्वीर पहुंचा दी गई थी। उसने बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया। ये मद्रासी था। मैंने उससे मद्रासी में बात की तो वो बड़ा खुश हुआ। हिंदी में बोला, कैप्टन तुमने मद्रासी बोलकर हमारा दिल खुश कर दिया। प्लीज कम विद मी। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा नुमा शहर था। आबादी तमिल लोगों की थी। मकानों की छतें जनूबी हिंद के मकानों की तरह ढलानी थी। नारियल, ताड़, केले और इमली के दरख्त सड़कों के किनारे और मकानों के आगे उगे हुए थे। मैं इस लैंडस्केप से पूरी तरह आगाह था। मुझे 2 कमरों वाला छोटा सा क्वार्टर नुमा मकान दे दिया गया। कस्टम इंस्पेक्टर नाथन मुझे बड़ी राजदारी से साहिल समंदर से दूर एक जंगल का चक्कर लगाकर उस मकान में लाया। यह मकान भी नारियल और केले के दरख्तों के झुंड में छुपा हुआ था। उसके आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, कैप्टन यहाँ तुम्हारे पास कोई नौकर नहीं होगा, मगर तुम्हें हर शय यहाँ पहुंच जाया करेगी। तुम स्नान वगैरह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वो मुझसे तमिल में बात करके बड़ा खुश होता। चुनाचे मैंने भी उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए तमिल में बात करने को तरजीह दी। वो चला गया तो मैंने क्वार्टर नुमा मकान के दोनों कमरों का जायजा लिया। कमरे वीरान वीरान थे। सिर्फ एक कमरे में बांस के पलंग पर बिस्तर और मसहरी लगी थी। किचन में एक रेफ्रिजरेटर जरूर पड़ा था। गैस के सिलेंडर वाला चूल्हा भी मौजूद था। कुछ बर्तन भी अलमारी में रखे थे। बाथरूम मुनासिब था। नाथन जब आया तो अपने साथ बिरयानी के एक पार्सल के अलावा मेरे लिए साबुन, तौलिया, टूथपेस्ट, खद्दर के कुर्ते पाजामे के 2 जोड़े, मद्रासी चप्पल और रोजमर्रा जरूरियात का दूसरा सामान भी लाया था। वो स्याह रंग का पतला सिगार पीता था। उस वक्त वो वर्दी में नहीं था और उसने सफेद कमीज और पतलून चप्पल पहन रखी थी। यहाँ मौसम शुमाली हिंद के मुकाबले में गर्म था। कमरे की छत का पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इंस्पेक्टर नाथन ने अब मुझसे मेरे मिशन के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। कन्याकुमारी में इंस्पेक्टर नाथन वाहिद शख्स था जिसे मेरे मिशन के बारे में पूरी मालूमात मुहैया कर दी गई थी। मैंने कोट उतार कर अपने पास ही पलंग पर रखा हुआ था। नाथन बोला, कैप्टन लाओ मैं ये कोट अलमारी में लटका दूं। बेहतर होगा कि तुम ठंडी पतलून या कुर्ता पाजामा पहन लो। वो मेरा कोट उठाने लगा तो मैंने आगे बढ़कर खुद ही कोट उठा लिया और कहा, थैंक यू नाथन, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। कोट में ट्रांसमीटर था। मैंने कोट को दीवार से लगी पुरानी अलमारी में लटका कर अलमारी बंद कर दी और आराम कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा लिया। नाथन से कन्याकुमारी में आई हुई एटमी आबदोज और उसमें पड़े हुए यूरेनियम के बारे में बातें करने लगा। ये एटमी आबदोज एक खुफिया मुआहिदे के तहत रूस ने यूरेनियम के साथ भारतीय बहरिया के हवाले की थी। उस वक्त आबदोज पर सारा अमला भारतीय बहरिया का था और बकौल इंस्पेक्टर नाथन के आबदोज कन्याकुमारी की खाड़ी में अंदर जाकर साहिल के पास खड़ी थी। खाड़ी में पानी के नीचे बारूदी सुरंगें इस तरह बिछा दी गई थीं कि अगर दुश्मन की आबदोज या कोई कश्ती समंदर के अंदर से आबदोज तक पहुंचने की कोशिश करे तो बारूदी सुरंगों से टकरा कर वहीं तबाह हो जाए। ये बारूदी सुरंगें आबदोज से कुछ फासले पर उस जगह बिछाई गई थी जहां खाड़ी का धाना था और समंदर का पानी खाड़ी में दाखिल होता था। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से पूछा कि इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में दुश्मन के एजेंट किस भेस में कहां मौजूद हो सकते हैं। उसने बताया कि दुश्मन के एजेंट इधर श्रीलंका से निकल कर आते हैं और तकरीबकारी के बाद श्रीलंका के साहिल की तरफ रूपोश हो जाते हैं। जब से यहाँ रूसी आबदोज आई है, हमारी कड़ी निगरानी के बावजूद उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। दुश्मन के एजेंट लंका से भागकर आए हुए तमिल शरणार्थियों के भेस में भी इलाके में फैले हुए हैं। नाथन ने बताया कि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2-1 एजेंट कुलियों की शक्ल में बंदरगाह पर भी काम करते हैं, मगर हमारे पास उनको पकड़ने के लिए ना तो कोई सबूत है और ना हम अभी तक उनकी निशानदही कर सके हैं। इंस्पेक्टर नाथन बोले जा रहा था और मैं सोच रहा था कि ये एजेंट श्रीलंका के भी हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका ने तैयार करके यहाँ भेजा हो, क्योंकि श्रीलंका अमेरिका के ज़ेरे असर था और अमेरिका को ये मंजूर नहीं था कि भारत को रूस से एटमी आबदोज और यूरेनियम मिले। इस बात का इम्कान न होने के बराबर था कि यहाँ इतनी दूर कोई पाकिस्तानी एजेंट भी सरगर्म अमल हो। अगर ऐसी बात होती तो मुझे भारत का बॉर्डर क्रॉस करने से पहले बता दिया जाता। ताहम इसका हतमी फैसला मुझे 11 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान से सिग्नल वसूल होने के बाद ही हो सकता था। मद्रासी इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, तुम्हारी आमद को यहाँ बंदरगाह के अमले से खास तौर से पोशीदा रखा गया है। अब ये तुम्हें फैसला करना है कि तुम किस भेस में यहाँ दुश्मन एजेंटों का सुराग लगाओगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाई कमांड की तरफ से हमें ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता मिला है। इस दौरान में आबदोज में मौजूद यूरेनियम को हर हालत में यहाँ से निकाल कर अहमदाबाद
बाद ले जाना होगा। मैंने कुरेदते हुए तमिल में पूछा, क्या इससे पहले भी यूरेनियम ले जाने की कोशिश नहीं की गई? नाथन ने सिगार का हल्का सा कश लगाकर कहा, जब से रूस की एटमी आबदोज कन्याकुमारी के साहिल पर लंगर अंदाज हुई है, हमारी एयरफोर्स के 2 तैयारों को सबोताज किया जा चुका है। एक के अंदर टाइम बम रख दिया गया जो तैयारे के उड़ते ही फट गया था और दूसरे जहाज के इंजन में खराबी पैदा कर दी गई थी। वो परवास से 15 मिनट बाद मजूरा के करीब गिरकर तबाह हो गया। इन हालात में हम बजरिया तैयारा यूरेनियम ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। इस कीमती धात को किसी आबदोज में समंदरी रास्ते या बजरिया ट्रेन ले जाने में भी सख्त खतरा है, क्योंकि दुश्मन के एजेंट और तकरीबकार समंदर और रेल दोनों जगहों पर पूरी तरह चौकस हैं और इस ताक में हैं कि या तो यूरेनियम को तबाह कर दिया जाए और या उसे चोरी कर लिया जाए। इंस्पेक्टर नाथन ने भी मेरे ख्याल की तस्दीक की कि दुश्मन के एजेंट अमेरिका के खरीदे हुए श्रीलंका के सिन्हाली बाशिंदे हैं, जिनकी शक्लें तमिल लोगों से मिलती जुलती हैं और जो तमिल तेलुगु बड़ी रवानी से बोलते हैं। मैंने पूछा, क्या उनमें किसी पाकिस्तानी एजेंट की भी रिपोर्ट मिली है तुम्हें? इंस्पेक्टर नाथन ने अपने काले होंठ जरा सा सुकेड़ लिए, फिर बोला, तुम्हारे हेडक्वार्टर से हमें ऐसे इशारे मिले हैं कि जहां पाकिस्तानी एजेंट भी घुस आए हैं, लेकिन मेरे मुखबरों की इतला के मुताबिक इनमें पाकिस्तानी एजेंट शायद ही कोई हो। ये सब श्रीलंका के सिन्हाली तमिल हैं, जिन्हें अमेरिका की मदद से लंका की हुकूमत ने खुसूसी ट्रेनिंग देकर यहाँ भेजा है। इस मद्रासी कस्टम इंस्पेक्टर और जनूबी हिंद के सूबा तमिलनाडु के इंटेलिजेंस ऑफिसर नाथन को ये इल्म नहीं था कि वो किससे गुफ्तगू कर रहा है। मैंने नाथन से कहा कि मैं एक जेटी मजदूर की हैसियत से बंदरगाह के मजदूरों में घुल मिल कर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उनमें रहकर दुश्मन के जासूसों का खोज लगा सकूं। इंस्पेक्टर नाथन बोला, तुम बड़े शौक से ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हेडक्वार्टर से हम ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते की मोहलत ले सकते हैं। मेरे लिए 15 दिन बहुत थे और फिर मैंने सोचा कि हालात ज्यादा नाजुक और हसास बनाकर जरूरत के मुताबिक मैं मजीद मोहलत भी हासिल कर लूंगा। मैंने नाथन से कहा, ये हकीकत मेरे पेश नजर है इंस्पेक्टर, तुम मेरे ऑपरेशन के लिए जरूरी इंतजामात कर दो। वो बोला, मैं तुम्हें यहाँ के मजदूरों जैसे कपड़े ला दूंगा। तुम्हारा रंग महाराष्ट्र के रहने वाले तमिलों जैसा है, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, जबकि तुम तमिल और तेलुगु जबान भी बोल लेते हो। कल ही तुम बंदरगाह के लेबर ऑफिस में जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैं ये जाहिर करूंगा कि तुम्हारे माँ बाप को जानता हूँ जो श्रीलंका में मारे गए थे। तुम अपना नाम वेंकटा बताना, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद नाथन ने मुझे कन्याकुमारी की छोटी सी बंदरगाह के उस इलाके का हुदूद दरबा बताया जो आम शहरियों के लिए ममनुआ इलाका था, और कहा कि मैं दूसरे रोज सुबह 8 बजे वहाँ गेट के पास पहुंच जाऊं और पहरेदार से कहूं कि मेरा नाम वेंकटा है और मुझे इंस्पेक्टर नाथन से मिलना है। जब नाथन चला गया तो मैंने कमरों में ऐसी जगह की तलाश शुरू कर दी जहां मैं अपना ट्रांसमीटर छुपा सकूं। नाथन भी इंटेलिजेंस का आदमी था, उसकी नजरें भी उकाबी थीं और जमीन के अंदर की चीज मालूम कर लेने की सलाहियत रखती थी। इन नजरों से भी मैं ट्रांसमीटर को बचाना चाहता था। कमरे के फर्श लकड़ी के थे, वहां मुझे कोई ऐसी काबिल एतबार जगह दिखाई न दी। किचन का एक दरवाजा बाहर जंगल में खुलता था, जहाँ बेतरतीबी से बिखरे हुए नारियल, ताड़ और सुंबल के घने दरख्त थे। जमीन पर जंगली घास उगी हुई थी। मैंने एक जगह को चुन लिया और वापस अपने कमरे में आ गया। ट्रांसमीटर को छुपाने का काम रात के अंधेरे में करना चाहता था। कोट की जेब से ट्रांसमीटर निकालकर मैंने बिछोने के सरहाने के नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गया। ट्रेन में 2 दिन और 1 रात मुसलसल सफर में मैं अच्छी तरह सो नहीं सका था। चुनाचे बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। जब सोकर उठा तो इंस्पेक्टर नाथन को देखा जो मेरे पलंग के सामने बेद की आराम कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, कैप्टन, अच्छा किया तुमने आराम कर लिया, खुद को ज्यादा चाको चौबंद महसूस करोगे और जरा बेहतर अंदाज में सोच सकोगे। इंस्पेक्टर नाथन, जो उस वक्त भी मुझसे तमिल में बात कर रहा था, मद्रास यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और काफी ज़हीन था। मैं जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आंखें मलते हुए गोशाए चश्म से अपने सरहाने को देखा कि वो अपनी जगह से खिसका तो नहीं, क्योंकि उसके नीचे ट्रांसमीटर था। मैं तजब्जुब में था। मैं सरहाने के नीचे देखना चाहता था, मगर नाथन की मौजूदगी में ऐसा करना खतरे का बायस था। मैंने जमाई लेकर नाथन से कहा, डियर इंस्पेक्टर, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, हल्क खुश्क हो रहा है, यहाँ काफी हब्स है। वो जल्दी से उठकर किचन में चला गया। उसके किचन में दाखिल होते ही मैंने सरहाने के नीचे हाथ मारा। मेरी जान में जान आई। ट्रांसमीटर सरहाने के नीचे मौजूद था। नाथन ग्लास में पानी ले आया और बोला, तुम्हारे मजदूरों वाले कपड़े ले आया हूँ, वो सामने तपाई पर रखे हुए हैं, और हाँ, तुम्हारे लिए रात का खाना भी लाया हूँ। उस वक्त शाम होने वाली थी, मगर गर्म मौसम की वजह से जंगल में अभी दिन की रोशनी फैली थी। इंस्पेक्टर नाथन कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारी नौकरी का सारा बंदोबस्त कर लिया है। वहाँ किसी को नहीं बताया गया कि तुम असल में कौन हो। इसमें खदशा था कि दुश्मन को तुम्हारी हैसियत का इल्म न हो जाए, लेकिन नौकर हो जाने के बाद तुम मुझसे दूर ही रहना।
तुम्हारी रिहाइश इस मकान के पीछे जंगल में बनी हुई एक झोंपड़ी में होगी, लेकिन तुम जब चाहो इस मकान में भी आ सकोगे। अगर तुम देखो कि हर तरफ खैरियत है तो रात को इसी पलंग पर आकर सो सकते हो, जहाँ तुम्हें फ्रिज में रात का खाना पड़ा हुआ मिल जाया करेगा, लेकिन रात को तुम यहाँ बत्ती रोशन न करना। उसने मुझे कपड़े दिखाए। ये खद्दर का मैला सा नीम आस्तीन का कुर्ता और धोती थी। चप्पल पहले ही मेरे पास मौजूद थी। इंस्पेक्टर नाथन कह रहा था, तुम्हारे झोंपड़े में तुम्हारी जरूरत का मामूली सामान रख दिया गया है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ। बंदरगाह की खाड़ी में जहाँ हमारी आबदोज खड़ी है, वहाँ के चीफ सिक्योरिटी का नाम कॉल पट्टी है। सिर्फ उसको तुम्हारी असलियत से आगाह कर दिया गया है। अगर कभी तुम समझो कि तुम्हारा एटमी आबदोज के अंदर जाना जरूरी है तो तुम सिक्योरिटी ऑफिसर कॉल पट्टी से मिलोगे, उसे अपना कोड वर्ड अशोका बताओगे और वो तुम्हें आबदोज में अपने साथ अंदर ले जाएगा। इसके अलावा वहाँ जेटी के किसी अमले को तुम्हारी हैसियत नहीं बताई गई। अब मैं जाता हूँ, कल 8 बजे मेरे ऑफिस के बाहर पहुँच जाना। वो चला गया। मैंने उसके जाने के बाद सरहाने के नीचे से ट्रांसमीटर निकाल कर अपने खद्दर के कुर्ते की जेब में रखा। गुस्ल खाने में जाकर गुस्ल किया। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। फिर फ्रिज से चावल निकाल कर गर्म किए और मछली के साथ खाए। जब रात गहरी हो गई तो मैं किचन के अकबी दरवाजे से निकल कर बाहर दरख्तों में आ गया। किचन की अकबी दीवार के सामने सुंबल के एक घने दरख्त के गिर्द पत्थर का गोल चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे के पत्थर जगह जगह से हिल गए थे। चबूतरे के पीछे मैंने एक पत्थर को बाहर निकाल कर ट्रांसमीटर को उसमें छुपाया और पत्थर को वापस उसी जगह पर लगा दिया। इस किस्म की खतरनाक चीज के लिए ये जगह बिल्कुल महफूज थी। अगर बदकिस्मती से बरामद हो भी जाती तो मैं ये कहकर इल्जाम से बरी हो जाता कि ये किसी सिन्हाली एजेंट की कार्रवाई है। दूसरे दिन मैंने मजदूरों जैसे कपड़े पहने और मकान के दरवाजे को छोटा सा ताला लगाकर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। सारा इलाका खाली खाली था। मेरे बाएं जानिब दूर दरख्तों के तनों के पीछे से कन्याकुमारी के छोटे से कस्बा नुमा शहर के मकान दिखाई दे रहे थे। दाएं जानिब समंदर नजर आने लगा। कुछ जहाजों के मस्तूल और उन पर लहराते झंडे भी नजर आ रहे थे। 2-3 स्टीमर समंदर में साहिल के करीब घूम रहे थे। ये मेरीन सिक्योरिटी के स्टीमर थे। इंस्पेक्टर नाथन के बताए हुए पते के मुताबिक मैं बंदरगाह के मशरकी गेट के पास आकर रुक गया। मैंने अपने बालों को उलझा रखा था। गले में काला धागा था और माथे पर विष्णु के तिलक की 3 सफेद लकीरें डाल रखी थी। धोती को मैंने जुनूबी हिंद के मजदूरों की तरह उड़स लिया था। गेट पर मद्रासी पहरेदार स्टेन गन लिए खड़ा था। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसने मुझे डांट दिया कि वापस जाओ, इधर क्या करने आए हो। मैंने हाथ बांधे हुए कहा कि मुझे श्री नाथन जी से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं तमिल बोल रहा था। इंस्पेक्टर नाथन ने उसे मेरा बता दिया था। गार्ड ने गेट खोलकर कुछ फासले पर इमली के दरख्तों के साए में बने हुए एक ढलानी छत वाले दफ्तर की तरफ इशारा किया और कहा, वहां जाओ। मैंने एक बार फिर प्रणाम किया और लेबर ऑफिस के बाहर आकर एक तरफ जमीन पर तमिल लोगों की तरह पंजों के बल बैठ गया और जमीन पर उंगली से लकीरें डालने लगा। मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर नाथन जरूर बाहर आएगा और ऐसा ही हुआ। चंद सेकंड गुजरे होंगे कि इंस्पेक्टर नाथन हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता बेद मारता हुआ कमरे से बाहर निकला। वो कस्टम ऑफिसर की पूरी वर्दी में था। मैंने जल्दी से उठकर उसे प्रणाम किया और झुक गया। इंस्पेक्टर नाथन ने बेद से दफ्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब के पास जाकर अपना नाम लिखवा दो, इधर दारू पी कर गड़बड़ की तो निकाल दूंगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, गड़बड़ नहीं करूंगा महाराज, और मैं लेबर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वहाँ एक सिख लेबर ऑफिसर रजिस्टर खोले बैठा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोला, क्यों ओए तू विनकेटा है? मैंने कहा, हाँ महाराज। वो बोला, यहाँ अंगूठा लगाओ। वो सख्त बेजार लग रहा था। मुझे पंजाबी जबान में गालियां देने लगा। साले आ जाते हैं चूहों की तरह बिल से निकलकर। इंस्पेक्टर नाथन ने हिकमत अमली से काम लेते हुए मुझे खाड़ी के अंदर ड्यूटी पर लगा दिया था। रूसी एटमी आबदोज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। नारियल के दरख्तों के दरमियान से मुझे उसका हल्के नीले रंग का डेक और बेजवी जंगला नजर आ रहा था। भारतीय बहरिया के 4 मैरीन गार्ड स्टेन गन्ने थामे चारों जानिब पहरे पर चौकस होकर खड़े थे। आबदोज से थोड़े फासले पर एक छोटा सा स्टीमर भी जेटी के साथ लंगरअंदाज था, जिसमें से लकड़ी के क्रेट उतारे जा रहे थे। यहाँ काले काले दुबले पतले तमिल मजदूर काम पर लगे थे। इनमें से किसी को आबदोज की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। मैं भी इन मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। दोपहर तक स्टीमर में से बक्स निकाल कर ट्रेलर पर लादते और उन्हें गोदाम तक पहुंचाते रहे, जो खाड़ी के जंगल में दरख्तों के नीचे बना हुआ था। इस दौरान में दूसरे मजदूरों से सरसरी सा तारुफ भी हो गया। उनमें कोई भी मुझे मशकूक न लगा, मगर अभी तक मैं उनके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता था। दोपहर को मैंने जेटी की छोटी सी कैंटीन पर से उबले हुए मोटे चावल और दाल ली और एक तरफ जमीन पर बैठकर खाने लगा। दूसरे मजदूर भी इधर उधर जमीन पर बैठे हुए अपनी अपनी पोटलियां खोलकर भोजन कर रहे थे। किसी ने मुझसे कोई बात न की। दोपहर के बाद मुझे माल गोदाम के फर्श की सफाई पर लगा दिया गया। शाम को छुट्टी हुई तो मैं वापस अपने जंगल वाले मकान के करीब उस झोंपड़ी में आ गया, जो इंस्पेक्टर नाथन ने मेरे लिए पहले से तैयार करके रखी हुई थी। मैंने झोंपड़ी के बाहर आग जलाई और चाय के पानी की धुआं खाती पतीली ऊपर रख दी। मेरा
क्वार्टर नुमा मकान वहां से चंद कदम के फासले पर दरख्तों के अकब में था। जब अंधेरा हो गया तो मैं दरख्तों के पीछे से होता हुआ मकान में आ गया। मुझे बत्ती जलाने से मना कर दिया गया था। खामोशी से किचन में जाकर फ्रिज खोला, उसमें मेरे लिए खाना मौजूद था। खाना केले के पत्तों में बंधा हुआ था। मैंने उस पार्सल को वहीं रखा और किचन के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि वहां मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है तो खामोशी से बाहर निकलकर सुंबल के दरख्त के चबूतरे के अकब में आ गया। पत्थर निकाल कर देखा, मेरा ट्रांसमीटर अपनी जगह मौजूद था। मैंने पत्थर वापस जमा दिया और जल्दी से किचन में वापस आ गया। चावलों का पार्सल उठाया और अपनी झोंपड़ी में आकर रात का डिनर किया। झोंपड़ी में जमीन पर बोरिया बिछा था और मच्छरों से बचने के लिए इंस्पेक्टर नाथन ने वहां एक जालीदार चादर भी रखी थी। शुरू रात ही में मच्छरों ने इतना तंग किया कि मुझे झोंपड़ी में बैठना मुश्किल हो गया। मजबूरन मैं जंगल वाले मकान में आकर मसहरी वाले पलंग पर लेट गया। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ा दी थी। मच्छरों से निजात मिल गई थी। छत का पंखा चल रहा था। सारा दिन काम करते करते थक गया था, चुनाचे बहुत जल्द नींद आ गई। खुदा जाने कितनी रात गुजर चुकी होगी कि मेरी आंख खुल गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। समंदर की तरफ से किसी स्टीमर के विसल की आवाज आई और फिर वही खामोशी छा गई। मसहरी के अंदर पंखे की हवा कम आ रही थी। मुझे पसीना आ रहा था। मैं मसहरी से निकलकर पंखे के नीचे आराम कुर्सी पर बैठ गया। ये बांस की बनी हुई आराम कुर्सी थी। पंखे की हवा की वजह से मच्छर गायब थे। इस कुर्सी पर नींद दराज मैं सो गया। दोबारा आंख खुली तो सुबह हो रही थी। जल्दी जल्दी उठकर मुंह हाथ धोया। ब्रीफकेस में से टूथपेस्ट निकाल कर दांत साफ किए। शेव मैंने जानबूझकर न बनाई। मैं अपने साथ जो सीक्रेट कागजात लाया था उसकी फाइल हिदायत के मुताबिक मैंने इंस्पेक्टर नाथन के हवाले कर दी थी ताकि वो इस सीक्रेट मिशन की पूरी तफसीलात से आगाह हो जाए। ब्रीफकेस में जहरीले सिगार पर नजर पड़ी तो मैंने सोचा कि अपने साथ झोंपड़ी में रखना ज्यादा बेहतर होगा। चुनाचे मैं उसे अपने साथ ले आया और झोंपड़ी में बोरिये के नीचे सरहाने की जानिब से खुश्क पत्तों में छुपा दिया। खाड़ी की इस खुफिया जेटी पर काम करते हुए मुझे 3 दिन हो गए थे और अभी तक मैं अपने मिशन के बारे में कोई लाइन ऑफ ऑपरेशन तय न कर सका था। इंस्पेक्टर नाथन से इस बीच रात को एक मुलाकात हो चुकी थी। वो रात के अंधेरे में मुझे मिलने मेरी झोंपड़ी पर आया था। हम क्वार्टर के अंधेरे में कमरे में जाकर बातें करते रहे थे। वो एक ही बात पर जोर दे रहा था कि मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे दुश्मन के एजेंटों के बारे में ऑल क्लियर का सिग्नल दूं ताकि यूरेनियम का बक्स आबदोस से निकाल कर बजरिया तैयारा अहमदाबाद पहुंचाया जा सके। मैं नहीं चाहता था कि ये सुनहरी मौका मेरे हाथ से निकल जाए। मैं आबदोस के साथ साथ यूरेनियम के बक्स को भी तबाह करना चाहता था, लेकिन मेरे इस ऑपरेशन की राह में 2 बड़ी रुकावटें हायल थी। पहली रुकावट ये थी कि मेरे पास कोई ऐसा इंतहाई तबाहकुन ताकतवर आतिशगीर टाइम बम नहीं था जिसे मैं आबदोस में किसी जगह रख दूं। दूसरी मुश्किल ये थी कि अगर मेरे होते हुए यानी मेरी वहां मौजूदगी के दौरान अगर आबदोस तबाह हो जाती है तो न सिर्फ ये कि उसका असर मेरे मिशन पर भी पड़ेगा बल्कि हाई कमान को मुझ पर शक भी हो सकता है और मुमकिन है कि मुझे मेरे अहम तरीन ओहदे से हटाकर किसी दूसरी सीट पर तैनात कर दिया जाए। मुझे सांप को भी मारना था और लाठी को भी बचाना था। इस किस्म के तजाद और मुतजब्जब सूरत हाल से मैं पहले शायद ही कभी 2-4 हुआ था। जब इंस्पेक्टर नाथन ने मुझसे दुश्मन एजेंटों की खोज के सिलसिले में मेरी पेशरफ्त का पूछा तो मैंने उसे संजीदगी के साथ कहा कि मुझे एक आदमी पर शक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दो। हो सकता है 2-1 रोज के बाद मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूं और दुश्मन के एजेंट की निशानदही कर सकूं। ये मैंने इसलिए कह दिया था कि 2 दिन बाद 11 अक्टूबर का दिन आ रहा था और उस रोज रात के 10 बजे मुझे अपने मुल्क से बॉस का खुफिया सिग्नल मौसूल होना था। इंस्पेक्टर नाथन ने इसरार किया कि मैं अपनी रफ्तार तेज कर दूं और दुश्मन एजेंट को गिरफ्तार करने में उनकी मदद करूं। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा कि हो सकता है कि उसका कोई साथी भी मजदूरों में मौजूद हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मजीद खोज लगाऊं और एक ही वक्त में दोनों एजेंटों को पकड़ने की कोशिश करूं। इंस्पेक्टर नाथन ने सीक्रेट फाइल पढ़ने के बाद मुझे वापस कर दी, जिसे मैंने अपने ब्रीफ केस में संभाल कर रख लिया। ये ब्रीफ केस मैंने क्वार्टर के पलंग के नीचे वीरान कमरे के कोने में एक बोरी के नीचे छुपा दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।